आज अपन पढ़ेंगे चीनी विदेश नीति के आधारभूत निर्माणक तत्व क्या हैं, विदेश नीति के उसके साधन क्या हैं, या और विदेश नीति की अभी तक उसके जो काल अलग कालों में कैसी विदेश नीति रही है। तो आधारभूत निर्माणक तत्व है जिस पे विदेश नीति का निर्माण होता है। ये उनके जो चीनी विदेश नीति में जो नज़र आते हैं वो अपन देखेंगे। इम्पोर्टेंट जो है कि उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसके आधार पर उनकी विदेश नीति बनती है, कैसी परंपराएं कैसी, राजनीतिक विचारधारा कैसी है, जो उनकी समयवादी विचारधारा है, और जो उनके आंतरिक रणनीतिक उतार चढ़ाव उसके अनुरूप ही उनकी विदेश नीति का निर्माण हुआ है। तो विदेश नीति पर माओ की विचारधारा का विशेष प्रभाव रहा है। पहला प्रेरणा स्रोत उनके नेताओं का यह गाढ़ विश्वास है कि चीन विश्व की महाशक्ति और उसे महाशक्ति की भूमिका अदा करनी है। ये हमेशा से चीनी नागरिकों में एक विचार उनके रहता है, और इस वजह से हमेशा ही चीन आक्रमणकारी और विस्तारवादी नीति का पालन भी करता दिखता है अपने को। दूसरा प्रेरक तत्व है उग्र राष्ट्रीयता का। चीनी शासक चंगेज खां और कुबलाई खां की विस्तारवादी नीति के पोषक थे। उनका अपनी राष्ट्रीय सीमा कोई स्पष्ट मानचित्र नहीं है। सब राष्ट्र की श्रेष्ठता पर राष्ट्र विरोधी परंपरागत भावना, ये सब अपने को इनके दूसरे प्रेरक तत्व के रूप में नजर आते हैं। तीसरा प्रेरक तत्व है उनका राष्ट्रीय हित है। साम्यवाद में विश्वास करता है, लेकिन साम्यवाद का से इतनी बुरी तरह से जुड़ा हुआ भी नहीं है। आज के इसमें आर्थिक जो स्वतंत्रता है, उदारवादी नीतियाँ भी इसने अपनी हितों के अनुरूप पालन करना शुरू कर दिया है। चौथा जो इनका प्रेरक तत्व है वो इनका परंपरागत प्रवृत्तियों और आधुनिक राष्ट्रवाद का है। चीनी सभ्यता अधिक मतलब कई हजार वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसने विशाल साम्राज्य भी स्थापित किए थे इस सभ्यता ने। तो इनके अभी विचारों में, विचारधारा में ये प्रेरक तत्व रहता है कि इनकी परंपराएं जो इतिहास है वो हमेशा ही दूसरे देशों में साम्राज्यवादी या विचार इनके रहे हैं। तो अपने आप को ये सभ्य जगत का मध्य बिंदु मानते हैं। इस वजह से इनकी विदेश नीति में अभी भी किसी देश पे आक्रमण करके उसको नियंत्रण स्थापित करना इनकी विदेश नीति का एक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तत्व के रूप में हमेशा ही बना रहा है। पांचवा प्रेरक तत्व इनका साम्यवादी विचारधारा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। चीनी नेताओं का दृढ़ विश्वास है कि साम्यवाद और पूंजीवाद में विश्वव्यापी क्रांतिकारी संघर्ष चल रहा है और अंतिम विजय साम्यवाद की होती है। इनको लगता है कि जो शासन चलाने का सबसे अच्छा सही तरीका है वो साम्यवादी तरीका ही है। तो ये इसके अनुरूप ही अपनी विदेश नीति का निर्माण भी करते हैं। अब विदेश नीति के अपन चीनी विदेश नीति के साधन देखेंगे। चीनी विदेश नीति के साधन यानी किन साधनों से अपनी इस विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं इनको ये पूरा करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट साधनों में सैनिक शक्ति का दबाव है, जो इसका सबसे बड़ा साधन है। इससे ही अपनी विदेश नीति के सारे जो तत्व हैं या फिर जो भी उद्देश्य हैं उनको ये प्राप्त करता है। फिर राजनीतिक कार्य करता है। इसके बाद कूटनीति है, यानी अलग किसी राष्ट्र से मित्रता, किसी के साथ शत्रुता भाव रखना, या फिर इस तरीके से संबंध बना के रखना कि दूसरे राष्ट्र को उसके जो असली विचारों का भनक भी ना पड़ पाए। फिर अगला है प्रचारात्मक मनोविज्ञान, जिससे भी अपने आप को एक बड़े राष्ट्र और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाता है। युद्ध इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। हमेशा युद्ध को इसने फॉरेन पॉलिसी में अपनाया है। आर्थिक प्रतियोगिता दूसरे देशों के साथ इसने रखी है। प्रतियोगिता मीन्स अपने प्रोडक्ट को बहुत कम कीमत पे ये बना पाने में सफल होता है। दूसरे दो कंट्री जो उसमें डंप कर देता है, जिसकी वजह से दूसरा कंट्री इसकी प्रतियोगिता में इससे बाहर हो जाता है और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से इसके साथ शक्तिशाली बना नहीं रह सकता। तो ये सब साधन हैं जो ये अपनी विदेश नीति को सफल बनाने के लिए, अपने उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाता है। इन सब साधनों को ये कोई क्रमबद्धता या कुछ भी ऐसे देखने को नहीं नज़र आती है। कोई भी साधन का प्रयोग किसी भी कंडीशन में चीन के द्वारा प्रयोग किए जाते रहे हैं। हालांकि इनके जो मुख्य साधन रहा है वो इनकी सैनिक शक्ति और मूल्योच्छेद ही रहा है, यानी एक बड़ा कारण इसको माना भी जाता है। इसमें जो सबसे अपने 4 मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक शक्ति का विकास बड़ी तीव्र गति से कर भी रहा है। इनकी विश्व की सबसे बड़ी जो पैदल सेना आज चाइना के पास ही है, और हथियार भी खुद ही बना पाने में सफल होता है। इस वजह से भी ये आसानी से तकनीकी दक्षता भी इसके पास में उपलब्ध होती है। तो एक प्रचंड सैनिक शक्ति बना चुका है, और इसका असर ये होता है कि कम से कम एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों में इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। इवन भारत को भी हमेशा ही एक शक्तिशाली पड़ोसी होने का डर
बना रहता है और यही डर उनकी सीमा विवादों में बार बार अपने को देखने को मिलता है। तो चीनी सैनिक शक्ति का मेरुदंड जन मुक्ति फौज है, जिनकी संख्या लगभग 27 लाख के करीब है। इसके अलावा चीन के पास अणुबम भी हैं, आणविक युद्ध प्रक्षेपास्त्र, ये सब इसके पास हैं। तो ये सब होने की वजह से अपनी जो विदेश नीति है उसको आसानी से जो हित हैं उसके उद्देश्य प्राप्त करने पाने में ये सफल रहता है। अब चीनी विदेश नीति के अपन चरण देखेंगे। चीनी विदेश नीति को 4 चरणों में विभाजित करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। 4 चरण कौन से होंगे? उग्र नीति का युग होगा, यानी 1949 में जब ये चीन बना था माओ की क्रांति के बाद में, तो ये 4 साल में ये अपने को देखना। उग्र नीति का चरण देखते हैं। उसके बाद में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति देखते हैं, जो भारत के साथ इसने समझौते भी किए थे और देशों के साथ भी नजर आती है, 1954 से 57 के बीच में दिखती है। फिर नई आक्रामक युद्ध नीति का दोबारा से युग आता है, वो 57 से 69 के बीच में है, जिसमें भारत के ऊपर आक्रमण से लेके वियतनाम और जो इंडो चाइना जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे अटैक इनके द्वारा किए गए थे। फिर अगला युआन कूटनीति, युआन जो यहाँ की मुद्रा का नाम है, वो 1969 से अब तक ये फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन 4 युगों में अपन मोटे मोटे में बांट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही 4 विभाजन अपन करें, अपने सहूलियत के अनुरूप आप कोई भी चरणों में विभाजित कर सकते हैं। तो अपन देखेंगे पहला उग्र नीति का जो युग है उसमें क्या किया। तो साम्यवादी शासन की स्थापना 1949 में हुई थी, अक्टूबर में, अक्टूबर क्रांति जिसको बोला जाता है। तो साम्यवादी व्यवस्था उस समय सोवियत संघ में थी, तो सोवियत संघ ने चीन के साथ संबंध अच्छे दोस्ती वाले स्थापित कर लिए गए थे। ये मित्रता संधि इनकी दोनों के फायदेमंद भी साबित हुई थी। इसके बाद में चीनी जनता के द्वारा सशस्त्र संघर्ष द्वारा एशिया के अधिकांश भाग में क्रांति का विकास किया जाने के एक उद्देश्य के रूप में इनके द्वारा अपनी विदेश नीति में अपनाया जाने लगा। तो चीनी साम्यवाद ने 2 उद्देश्यों पर मुख्यतः 1949 में बल दिया था कि चीन में से विदेशी प्रभाव को एक बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए और चीन का एकीकरण करके चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन में लाया जाए। तो चीन ने 1950 में युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकराया। कोरिया युद्ध में बड़े उत्साह से भाग भी लिया, क्योंकि अभी भी नए ये इनका ये था कि अपनी साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए युद्ध किया जाना आवश्यक मानते थे ये। तो ये इस समय की जो इनकी नीति थी उसको आक्रमणकारी जो नीति का काल कहा जाता है वो बताया जाता है। लेकिन 1952 के बाद में धीरे धीरे इनको न्यू लगने लगा कि आक्रमणकारी नीति से अपन बहुत लंबे समय तक देश की विदेश नीति या फिर लंबे विकास के पथ पर अपन अग्रसर नहीं हो सकते। तो इन्होंने अपनी इस नीति में कुछ चेंज भी लाने शुरू किए, जो कुछ 3-4 कारण भी माने जाते हैं कि स्टालिन की घोषणा की थी पूंजीवाद साम्यवाद का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है। चीन के द्वारा ये भी अनुभव किया गया कि अमेरिका एशिया में अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहा है, उससे रोकने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। और दूसरा है कोरिया जैसे युद्ध में चीन शामिल हो गया था, तो उसकी वजह से भी चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो इस वजह से उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग करना उचित समझा उस समय के लिए, और फिर से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपने देखते हैं। उसका जो दूसरा फेज है उनकी नीति का, विदेश नीति का, अपन देख पाते हैं। इसमें उदार और मृदु नीति, लिबरल जो पॉलिसी अपनाना शुरू करता है, जिसमें 1952 में चीन ने श्रीलंका के साथ चावल के बदले रबर लेने का समझौते किया। सारा मुख्य उद्देश्य अपन जो देखेंगे उसमें स्पष्ट नजर आएगा कि इनके आर्थिक रूप से अपना विकास करने के लिए ये देशों के साथ वापस अपने कॉन्टैक्ट स्थापित करता है, उसमें भारत भी शामिल होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया कि वियतनाम, मलाया और अन्य देशों से युद्ध समाप्त करके संधि वार्ता न्यायपूर्ण समझौता करवाए, जो अमेरिका के साथ उस समय युद्ध में जो शामिल हो चुके थे। तो ये भी इनकी लिबरल पॉलिसी को उस समय दिखाता है। 1913 में कोरिया में युद्ध विराम संधि हुई। 1900 में चीन ने तिब्बत के बारे में भारत से संधि की, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो ये सब जो नई दिल्ली में घोषणा की कि संसार के सभी देश चाहे छोटे हों बड़े हों निर्बल हों बलवान हों ये शांतिपूर्ण रीति से रह सकते हैं। तो ये सब घोषणाएं करना एक तरीके से इनकी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का युग माना जा सकता है। ताइवान से भी उसमें इन्होंने तनाव कम करने की कोशिश की थी। तो कुल मिला के यही समझा जा सकता है कि ये टाइम इन्होंने अपने आर्थिक विकास को वापस पटरी पर लाने के लिए ये स्वदेशी नीति का उन्होंने पालन किया था। उसके बाद में जब वापस थोड़े आर्थिक रूप से समृद्ध हुए तो उन्होंने वापस आक्रमणकारी युद्धवादी नीति का इन्होंने युग का
प्रतिपादन किया। तो 1997 के बाद चीनी इस नीति में कठोरता आती है, आक्रामकता के लक्षण परिलक्षित होने लग जाते हैं। तो जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था उसमें जो भावना थी कि सारे देशों के साथ अस्तित्व छोटे और बड़े देश आपस में सहयोग के साथ रह सकते हैं, वो अब नज़र नहीं आने लग गया था। और तो सोवियत संघ के गुटों द्वारा उन्नति भी काफ़ी कर ली गई थी, तो इस वजह से इसको अपनी सीमाओं के ऊपर भी डर पैदा हो गया था। तो काफ़ी ऐसे छोटे जो घटनाएं विश्व राजनीति में अपने को देखने को मिलती हैं। 1958 के लेबनान संकट, 1956 के हंगरी विद्रोह, ये सब साम्यवादी नीतियों में संशोधन की मांग कर रहे थे। और बर्लिन संकट और लाओस के संकट में चीन ने कड़ा रुख अपनाया, सारे चीन के तट के पास वाले एरिया में इनके हो रहा था। 1959 में भारतीय सीमा पर चीन के आक्रमण बढ़ने लगे और 1962 में युद्ध कर ही दिया। तो ये सब तत्व उनकी विदेश नीति में आक्रामकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। अपनी इसी जो ये नीति थी, आक्रमणकारी जो नीति थी, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो ये जो कूटनीतिक अभियान ये था चीन का, वो इतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो अचानक आक्रमणकारी नीति इन्होंने अपनाई थी, तो दूसरे देशों के द्वारा उसका काफ़ी हद तक उनकी इस नीति का विरोध भी किया गया। लेकिन इस युग को अपन यही कह सकते हैं कि चीन ने ये आक्रमणकारी तत्वों को अपनी विदेश नीति में शामिल किया था। इसके बाद में अपन देखते हैं चौथा काल, जो युआन कूटनीति के रूप में दिखाई देता है 1969 से। युआन कूटनीति यानी जिसमें अपन पढ़ेंगे कि चीन सोवियत संघर्ष के कारण 1969 के बाद से चीन की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 68 में सोवियत संघ द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर लिया गया था। तो सोवियत संघ के साथ संघर्ष के बाद चीन ने सोवियत रूस को अपना प्रधान शत्रु समझना शुरू किया और अमेरिका को अपना मित्र बनाने की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया। वजह एक ये भी थी कि यूएनओ में चीन को अभी भी सदस्यता प्राप्त नहीं हुई थी। उसकी जगह ताइवान को ही की जो सरकार थी फॉर्मोसा, उसको ही यूएनओ का सदस्य माना जाता था। तो दोबारा से अमेरिकन सपोर्ट लेना उसके लिए ज़रूरी हो गया था। तो चीन इधर सोवियत संघ के साथ संघर्ष होता है और उधर इसी संघर्ष का फ़ायदा उठा के चीन अमेरिका के नज़दीक जाता है और यूएनओ के अंदर अपनी सदस्यता प्राप्त करने में 97 में सफल भी होता है। तो इसमें जो कूटनीति होती है वो मुख्यतः जो जापान, ये जो इनकी जो नई आर्थिक जो मजबूती थी उसकी वजह से इसको उसमें शामिल करता है। तो मुख्यतः ये क्या सहायता करना शुरू करते हैं। तो चीन अपनी मुद्रा युआन के रूप में दूसरे देशों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता देते हैं। इसे युआन कूटनीति, युआन डिप्लोमेसी भी कहता है। तो मतलब चीन ने एशिया और अफ्रीका के देशों में $2 अरब की मूल्य की सहायता दी। हालांकि कहा यही जाता है जैसे अमेरिका ने सहायता करके पश्चिमी यूरोप के देशों को अपना पिछलग्गू बनाया था, वैसे ही एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ को चाइना द्वारा जो सपोर्ट किया गया था वो केवल इसी वजह से था ताकि उनकी नीतियाँ, उनकी सरकारें चाइना के अकॉर्डिंग अपनी नीतियाँ बनाएं, ताकि इनको मार्केट मिल जाए या फिर कच्चा माल इनको हमेशा उपलब्ध होता रहे। तो वर्तमान समय में आर्थिक समृद्धि को पाने के लिए ये युआन डिप्लोमेसी यानी अधिक से अधिक इन देशों को इतना ज़्यादा कर्ज चाइना द्वारा दिया जा चुका है कि ये देश आज के समय अपनी कोई भी स्वतंत्र विदेश नीति अपना पाने में, स्पेशली चाइना के संदर्भ में इनके विरुद्ध कोई भी नीति अपना पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये डिप्लोमेसी पे अभी भी काम कर रहा है। पहले कर्ज देता है, फिर उसके कर्ज को नहीं चुका पाने की वजह से उसके अन्य फायदों के रूप में जैसे सैनिक अड्डे स्थापित करना या फिर कोई ऐसे कच्चे माल को केवल अपने ही चाइना को बेच पाने के ऐसे समझौते करना है। ऐसे इस तरीके से उनका फ़ायदा अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये प्रयोग कर रहा है।